गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फैट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? फैट्स के बारे में बात करने वाले हैं। फैट्स या वसा। आप जानते हैं कि ये न्यूट्रिशन के अंदर, टॉपिक के अंदर है। न्यूट्रिशन के अंदर है फैट, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ये मोस्टली जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस क्लास के अंदर प्रोटीन के बारे में बात कर लिए थे, और अभी जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? फैट के बारे में। फैट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर फैट के बारे में बात करेंगे, क्या क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या सोर्सेज है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं जो फैट है वो एक एनर्जी का एक गुड सोर्सेज के रूप में जाना जाता है। फैट से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। एक ग्राम फैट है, उससे कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है? 9 किलो कैलोरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ये डबल होती है। कार्बोहाइड्रेट से कितना? 4 किलो कैलोरी, और प्रोटीन से कितना? 4 किलो कैलोरी। और फैट में कितना होता है? 9 किलो कैलोरी। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में इसमें क्या है? डबल एनर्जी मिलती है। हमारे देश में एक सामान्य एडल्ट को दैनिक कार्यों के संपादन हेतु आवश्यक ऊर्जा का लगभग 15 से 30% भाग फैट पदार्थों से प्राप्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितना होता है? दैनिक क्रियाओं के लिए 50 से 70% भाग प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब पढ़ाया था तब बताया था कि दैनिक क्रियाओं के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो 50 से 70% किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। अब फैट के बारे में बात करते हैं कि फैट के द्वारा जो 15 से 30% जो है एनर्जी है वो किससे डेली यूज होती है? वो अपने फैट से होती है। तो ये दोनों ही वर्ड आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। फैट है पानी में अघुलनशील होते हैं। फैट होते हैं वो पानी के अंदर क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। लेकिन इतर क्लोरोफॉर्म, बेंजीन जैसे पदार्थों में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ध्यान रखना है, फैट पानी के अंदर अघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। एडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन के अंदर फैट को 3 भागों में बांटा गया है। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स और डेरिव्ड लिपिड, है ना। डेरिव्ड लिपिड्स इन 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल लिपिड के बारे में। सिंपल लिपिड होते हैं वो फैटी एसिड के एल्कोहल्स के साथ ईस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सिंपल लिपिड के अंदर क्या होता है? फैटी एसिड पाया जाता है। दूसरा है कंपाउंड लिपिड, जिसको यौगिक लिपिड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा अन्य कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं, ठीक है। सिंपल के अंदर क्या होता? ओनली फैटी एसिड था, और कंपाउंड लिपिड है उसके अंदर फैटी एसिड के साथ में ग्लिसरॉल और उसके साथ में अनेक कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। इस कंपाउंड लिपिड का जो एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड्स आदि यौगिक लिपिड के उदाहरण हैं, है ना। फॉस्फोलिपिड, लिपिड और सल्फोलिपिड ये किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड लिपिड या यौगिक लिपिड के एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, डेरिव्ड लिपिड्स होते हैं, जिसको उत्पादित लिपिड के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होते हैं? सामान्य लिपिड्स और यौगिक लिपिड के एक जल अपघटन के द्वारा प्राप्त होते हैं, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसमें डेरिव्ड्स होती है जो सिंपल और कंपाउंड इन दोनों से मिलकर के ये बने होते हैं। उसके
हाइड्रोलाइसिस द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसमें वसीय अम्ल, स्टेरॉइड्स, बाइल एसिड आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो इनको तीनों के ही एग्जाम्पल आपको अलग अलग तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि फैट्स के द्वारा क्या मिलती है? एनर्जी। तो ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड के लिए हेल्पफुल होते हैं। दूसरा है वसा सेल मेम्ब्रेन की संरचनात्मक कंपोनेंट्स बनाती है। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन की जो क्या है एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाती है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा है ये वसा विलीय विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण में सहायक होते हैं। ठीक है ना, फैट सोलुबल विटामिन को एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक होता है। कुछ वसा विटामिन ए और ई की अच्छी स्रोत होती है। वसा शरीर में एडिपोज ऊतक के रूप में जमा हो जाती है। ध्यान रखना, वसा है वो किस रूप में शरीर के अंदर स्टोरेज हो जाती है? एडिपोज टिश्यू के रूप में। एडिपोज टिश्यू के रूप में जब भूखा रहने और उपवास के समय ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। स्रोत के बारे में बात करते हैं। वेजिटेबल और एनिमल स्रोत दोनों ही रहते हैं, जिसमें वेजिटेबल सोर्सेज के अंदर सूखे मेवे, मूंगफली, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल्ली का तेल, सूरजमुखी का तेल आदि जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं कुछ मात्रा में अनाज, दालों आदि में भी वसा प्राप्त होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल्स। वसा के प्राणीजन्य स्रोतों में शामिल है दूध, दूध से बने खाद्य पदार्थ, घी, मक्खन, पनीर, दही, मांस, मछली, अंडा आदि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आहार में वसा की अधिकता, जब बॉडी के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ओबेसिटी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ओबेसिटी मोटापा होने की संभावना रहती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज होने की संभावना रहती है, कोलोन कैंसर होने की संभावना रहती है। इसके विपरीत आहार के वसीय अम्लों की कमी से ड्राई हो जाते हैं, पफड़ी द्वार स्किन हो जाती है, घाव का देरी से भरना, बालों का झड़ना जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से इसकी कमी और अधिकता से होने वाली बीमारियों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो फैट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम फैट है, उसे कितना किलो कैलोरी जो ऊर्जा मिलती है? 9 किलो कैलोरी। एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो डेली जो अपने खपत में जो ऊर्जा है वो कितना % फैट से यूज की जाती है? तो 15 से 30%। ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में क्लासिफिकेशन के अंदर से एक क्वेश्चन रहेगा इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल से एक रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है इसके फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो 14 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा फंक्शन से रिलेटेड। और उसके बाद में 5वें नंबर पे जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको ध्यान रखना है डिजीज कंडीशन से। फैट की अधिकता यूज करने से ओबेसिटी, कोरोनरी डिजीज और कोलोन कैंसर होने की संभावना रहती है। और उसके बाद में इसकी कमी से घावों में देरी से बढ़ना, बालों का झड़ना, शुष्क, ड्राई, पपड़ीदार स्किन होना, ये सब देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से 5 to 6 क्वेश्चन इस जो फैट से रिलेटेड बनते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।